तो हेलो एवरीवन, दिस है आरुषि प्रताप। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। तो आज जानते हैं क्या क्या लेटेस्ट न्यूज आई है क्रिप्टो की दुनिया में। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो विवेक रामास्वामी, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रह चुके हैं, उन्होंने क्रिप्टो बिल ऑफ राइट्स प्रपोज किया है, जिसमें कार्डानो के जो फाउंडर है चार्ल्स हॉस्किंसन, उन्होंने उनका साथ मांगा है। तो कार्डानो के जो फाउंडर है उन्होंने बोला है कि वो सपोर्ट करेंगे और बहुत ही ये अच्छी बात है। ट्वीट में जो लिखा है, दैट्स क्लियर एंड ऑसम, क्योंकि ये चीज क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया है। जिसमें इनका जो ये बिल ऑफ राइट्स है क्रिप्टो के लिए, उसमें कुछ पॉइंट्स है, उस पे हम बात करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे ये लेकर आए हैं। सबसे पहले जो रेगुलेटर है, उनके लिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब तक कांग्रेस की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं आ जाता तब तक रेगुलेटर कुछ भी नहीं करेगी क्रिप्टो में। तीसरी चीज फेडरल रिजर्व के लिए इन्होंने यहाँ पे प्रपोज की है कि उनको फाइनेंशियल फैसिलिटीज देनी पड़ेगी स्टेबल कॉइन इशुअर्स को, और बैंक्स के लिए भी सेम चीज बोली गई है। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए भी बोला है कि आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ जो भी ये टोर्नेडो कैश हुआ था, हम सब जानते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यहाँ पे लाइबल नहीं होंगे अगर उनका जो कोड है वो इलीगल एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज में यूज होगा तो। और एक चीज और इन्होंने प्रपोजल में लिखी है कि जो क्रिप्टो एसेट्स है, मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज वो कमोडिटीज है, कोई सिक्योरिटीज नहीं। और इसी वजह से एसएससी को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्रिप्टो इंडस्ट्री की ग्रोथ में रुकावट आती है। तो रामास्वामी के पास एक क्लियर प्लान है क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर। तो इसी के साथ ये चर्चा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब ये रैली में निकलेंगे न्यू हैम्पशायर के लिए। ओकेएक्स ने अपनी सर्विसेज मिडिल ईस्ट में स्टार्ट कर दी है न्यू दुबई का लाइसेंस लेने के बाद। ओकेएक्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी तक इंडिया में लाइसेंस इन्होंने नहीं लिया है, इस वजह से इंडिया वाले इनको यूज नहीं कर पा रहे। तो बात करते हैं, इन्होंने मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। दुबई वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से लाइसेंस मिलने के बाद ओकेएक्स ने अपनी स्पॉट पेयर्स जो है उन्होंने यूएई रेजिडेंट्स के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये जो कंट्री है, ये अपने लिए एक क्रिप्टो बिजनेस हब बना रही है। ओकेएक्स की जो मैनेजमेंट है वो बहुत एम्बिशियस है यूएई मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। $15 बिलियन के एक्सआरपी चोरी होने से बचे, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अगर हम हैकिंग की बात करें तो जितना भी हैक हुआ है एक बारी में $15 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं कि क्या चीज हुई थी। तो इस चीज को पार्शियल पेमेंट एक्सप्लॉइट बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि जितना अमाउंट भेजा जा रहा है उससे ज्यादा दिखाया जाएगा। तो एक्सआरपी का सिस्टम है, उसमें एक फीचर है जिसमें ये सब होता है कि जितना अमाउंट भेजा जाना चाहिए उससे ज्यादा दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे $15 बिलियन बताया गया, लेकिन बिटफिनेक्स की जो सिक्योरिटी सिस्टम, उन्होंने पता लगा लिया कि ये सिर्फ एक ट्रिक थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो भी पेमेंट हुई थी, जो भी ट्रांजेक्शन हुई थी, वो सिर्फ कुछ सेंट्स में हुई थी। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस भी बंदे ने करी थी उसके पास लिक्विडिटी नहीं थी, इसीलिए हो नहीं पाया। ये एक डिसेप्टिव प्रैक्टिस है जो कि फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में की जाती है। बाकी बिटफिनिक्स ने सही टाइम पे पता लगा लिया था कि जो भी ये ट्रांजेक्शन हो रही है, ताकि फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन से बचा जा सके। तो इंडिया में ऑफशोर एक्सचेंजेस एफआईयू के बैन करने के बाद जो भी इंडियन एक्सचेंजेस है, लोकल प्लेयर्स है, वो अब इंडियन यूजर्स को ऑफर करने में लगे हैं कुछ चीजें। जैसे कोइन डीसीएक्स 1% बोनस इंडियन यूजर्स को दे रहा है जो भी बाइनेंस ओकेएक्स यूज करते थे, और बाकी के जो भी एक्सचेंजेस है जो लोग यूज करते थे। तो अगर वो वहाँ के क्रिप्टो एसेट्स इस एक्सचेंज पर लेकर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो एसेट्स जो उन्होंने होल्ड कर रखे हैं या ट्रेड वगैरह जो भी करे हैं, अगर वो आईएनआर में डिपॉजिट करेंगे तो उन्हें 1% बोनस नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो एसेट्स अगर वो डिपॉजिट कर रहे हैं कोइन डिसेक्स में, तब उनको 1% बोनस मिलेगा। और यही सेम चीज वजीर एक्स भी कर रहा है, 1% का बोनस दे के। इसमें लिखा है इसने 27 कॉइन्स के लिए वैलिड है, और जिस जिस बंदे ने होल्ड किया है और 30 दिन का ट्रेड वगैरह किया है वही यहाँ पे ले सकते हैं। और साथ ही ये जो भी रैंडम लकी यूजर्स है उनको इसका जो कॉइन है वजीर एक्स का वो देंगे। बाय यूकॉइन इंडिया ने जीरो फी ट्रांसफर्स वगैरह का यहाँ पे चलाया है ऑफर, जिसमें अगर ऑफशोर एक्सचेंजेस से वो क्रिप्टो एसेट्स यहाँ डिपॉजिट करेंगे तो जीरो फी लगेगी, कोई भी फी उनको नहीं देनी पड़ेगी। तो ये जो 1% बोनस का जो ऑफर है, ये सिर्फ और सिर्फ 18 जनवरी तक चलेगा, और अगर आप इससे विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप 17 फरवरी तक कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज, थाईलैंड की जो एसईसी है उसने स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ थाईलैंड में रिजेक्ट कर दिया है,
और रीजन ये दिया है कि अभी इसके लिए कोई क्रिप्टो की पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूएस में तो ईटीएफ अप्रूव हो चुका है, लेकिन थाईलैंड की एसएससी ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। और रीजन सिर्फ यही दिया है कि फ्रेमवर्क अभी कुछ नहीं बना है, जिसकी वजह से हम अप्रूवल दे पाए। और साथ ही साथ जो थाई इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये बोला गया है कि जो लाइसेंस्ड एक्सचेंजेस है, उस पे वो जो क्रिप्टो एसेट्स है उसको ट्रेड कर सकते हैं, उसको यूज करो उन क्रिप्टो एसेट्स को, लेकिन अभी ईटीएफ वगैरह नहीं आने वाला। तो एसएससी ने स्टेटमेंट यहाँ पे यही दी है कि डेवलपमेंट्स वगैरह तो हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए कुछ भी पॉलिसी नहीं है। तो जितने भी यूजर्स है वो क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज करें। बाइनेंस ने डिजिटल एसेट एक्सचेंज लॉन्च किया है थाईलैंड में इन कोलेबोरेशन विद गल्फ इनोवा। तो आपने बिल्कुल सही सुना, बाइनेंस ने बाइनेंस थाईलैंड थाईलैंड में लॉन्च किया है, जो कि इनका क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का नाम है। गल्फ इनोवा के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, जो कि गल्फ एनर्जी डेवलपमेंट की सब्सिडरी है। तो आफ्टर गेटिंग द लाइसेंस इन थाईलैंड, इन्होंने जो भी इनका प्लान था जो रुका हुआ था वो इन्होंने इसी टाइम स्टार्ट कर दिया। और बाइनेंस थाईलैंड ये थाईलैंड में लेकर आ गए, और थाईलैंड के लोगों के लिए जो इनके लोकल बैंक्स है थाईलैंड में, उनके साथ इन्होंने इंटीग्रेट ऑलरेडी कर लिया है। और जो बाइनेंस कजाकिस्तान है, वो भी रेडी है अपनी ब्रोकरेज सर्विसेज देने के लिए थाईलैंड एसएससी के सुपरविजन के अंदर। बाइनेंस की जो सीईओ है वो बहुत ही खुश है, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल एसेट जो है वो पावर कैरी करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। तो जनवरी 2022 में इनका जो फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने अनवेल किया था जॉइंट वेंचर का गल्फ इनोवा के साथ, लेकिन वो चीज हुई नहीं। तो अब फाइनली ये चीज हो चुकी है। तो जो गल्फ फाइनेंस के सीईओ है वो बहुत ही खुश है यहाँ पे, इनका जो भी नाम है ये। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम बहुत ही हम्बल है टू फाइनली अनाउंस ऑफ आवर लोकल प्लेटफॉर्म। और ये चीज थाईलैंड वालों के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इससे बूस्ट मिलेगा थाईलैंड के यूजर्स के लिए, थाईलैंड के लोगों के लिए क्रिप्टो को और जानने का। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी थाईलैंड में, ताकि ये अपनी कंट्री को क्रिप्टो की जो इकोसिस्टम है उसमें ऊपर तक ले जा पाए। सीबीडीसी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मनी। तो ये 4 स्टेट्स में ये बिल को प्रपोज किया गया है, जिसमें सीबीडीसी को एज अ मनी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये 4 स्टेट्स है, साउथ कैरोलिना, साउथ डकोटा, टेनेसी और उता, एज एंटाई सीबीडीसी लेजिस्लेटर। तो यहाँ पे जो लॉ मेकर्स है, ये सीबीडीसी को एज अ लीगल टेंडर नहीं मानते कि ये ट्रेडिशनल मनी की जगह ले पाएगा। और इस बिल में यह भी बताया गया है कि ये लीगल फ्रेमवर्क के साथ नहीं यूज हो सकता, क्योंकि इसका एक्सेप्टेंस इतना नहीं है जितना ट्रेडिशनल मनी का है। हाउएवर फेडरल रिजर्व और फॉरेन गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने इंक्लूड किया है सीबीडीसी को एज अ फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर, जो कि फियाट के साथ यूज किया जा सकता है। लेकिन लॉ जो है इसको दूसरे तरीके से ले रही है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो लीगल टेंडर स्टेट में नहीं हो सकती। जनवरी 9 को सिमिलर बिल जो है वो साउथ डकोटा पे इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि यही बोल रहा है कि सीबीडीसी जो है वो मनी के लिए कंसीडर नहीं की जाएगी। जनवरी 12 को भी जो स्टेट का सेनेट है उसने भी यहाँ पे बिल को फाइल किया था, और सेम चीज यही थी कि मनी डज नॉट स्ट्रेच टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन द स्टेट। और अगर आप सीबीडीसी के बारे में नहीं जानते तो सीबीडीसी सिंपल से यही मतलब है, ये एक तरह की डिजिटल करेंसी होती है जो सेंट्रल बैंक ओन करती है, और एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसे यूज किया जाता है, जो कि फॉरेन गवर्नमेंट और फेडरल रिजर्व ने इशू किया था। तो इसके खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा ट्रैक है वो गवर्नमेंट के पास होगा, वो पूरा का पूरा जो भी सेंट्रल बैंक होगा जिस भी कंट्री का, तो उसके पास पूरा कंट्रोल होगा, और ये चीज गलत है। तो इस चीज को देखते हुए ये जो लॉ मेकर्स है इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि सीबीडीसी को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा डेफिनेशन ऑफ मनी से।